सो हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r carries a charge q. Find the magnitude of electric field strength on the axis of the ring as a function of distance l from its center. Next, investigate the obtained function at l very greater than r and find the maximum strength magnitude and corresponding distance l. Okay. सो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमारे पास एक रिंग गिवन है, एक रिंग ऐसा, एक वर्टिकल रिंग, ये वर्टिकल रिंग होगी, वर्टिकल रिंग ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। ये थिन रिंग है, मतलब कुछ इसका थिकनेस भी होगा, ऐसा कुछ इसका थिकनेस भी। ओके, इसका रेडियस आर गिवन है, रेडियस गिवन है इसका आर। और हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस पे, किसी एल डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस एल है, सपोज सेंटर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट ए पे निकालना है। ओके, अब देखिए कैसे निकालेंगे ना। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, सपोज एक छोटा सा एलिमेंट ले रही है डी क्यू, छोटा सा एलिमेंट है ये, इसका लेंथ सपोज डी एक्स है, इसका लेंथ है डी एक्स, और इस पे चार्ज है सपोज डी क्यू चार्ज है। तो इस वाले इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाला है। इस लाइन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर होने वाला है। ओके, सिमिलरली ऐसा ही एक आइडेंटिकल डी क्यू एलिमेंट नीचे होने वाला है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होने वाला है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा बनने वाला है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है ना, अगर मैं इस डी का दो, नीचे वाले डी का दो कंपोनेंट निकालूं, इधर क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, एंड इधर आने वाला है ये डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। सिमिलरली ऊपर वाले डी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये भी वही आएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस थीटा। तो दोनों मिलकर कितना हो जाने वाला है यहाँ पे, टू डी कॉस थीटा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने वाला है, और वैल्यू कितना आएगा, डी कॉस थीटा। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, बस डी कॉस थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब अभी थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन लिमिट नहीं रखेंगे हम लोग, यहाँ पे थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि थीटा तो सबके लिए, थीटा तो सेम ही रहेगा सारे चार्ज के लिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो हमारा थीटा ही होगा, ये थीटा, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ से। इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए, ये सपोज बी, ये पॉइंट बी, ट्रायंगल ए बी हो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारे पास, थीटा, बेस एल, एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ये लेंथ होगा ए बी, ए बी मीन्स ए बी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा है। अब देखिए डी, अगर डी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो के क्यू, क्यू क्या होने वाला है, डी क्यू, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से, डिस्टेंस क्या होने वाला है, ए सेम ए बी, एंड ए बी का वैल्यू तुम लोग यहाँ लिख चुके हैं, लेकिन इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब ई, ई क्या वैल्यू लिख रहे हैं, डी कॉस थीटा, डी क्या है हमारे पास, डी आया के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड कॉस थीटा हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा हमारे पास है एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, के डी क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, डी क्यू भी हम लोग यहाँ पे चाहे तो डी क्यू भी एल के टर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं पूछूँ डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू पहले निकालते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आने वाला है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल लेंथ कितना, 2 पाई आर, ये हुआ चार्ज पर यूनिट लैम्बडा, इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है डी क्यू का, डी एक्स। तो डी क्यू का वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो डी क्यू का वैल्यू रखने से हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी क्यू में लिख सकते हैं के डी एक्स अपॉन 2 पाई आर,
टू पाई आर इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होल पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ लिमिट रखते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे? एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? एक्स जो है हमारा, ये सपोज ये लेंथ यहाँ एक्स एक्स कितना वेरी करेगा? टोटल इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स यहाँ 0 से लेकर के 2 पाई आर, टोटल लेंथ कितना होगा सर्कल? 2 पाई आर। तो एक्स का जो इंटीग्रेशन होने, एक्स का जो वेरिएशन होगा 0 से लेकर के 2 पाई आर। ओके, तो ये के क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एंड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये तो पूरा कॉन्सेंट है, बाहर निकल जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स का फिर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास 2 पाई आर हो जाने वाला है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया के 2 पाई आर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। wait, I think here we did some mistake. K Q dx integration 2 पाई आर K 2 पाई आर अपॉन K Q, here we did some mistake here. I think L, हमारा L छूट रहा है ना, ये यस ये L मिसिंग हो गया। के क्यू एल, ये एल मिसिंग हो गया ना, ये एल छूट गया था। हमने डी क्यू को रखा जब वैल्यू, तो डी क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या था? के डी क्यू, एल छूट गया था ना, ये एल। 2 पाई आर कैंसिल, तो कितना आ गया? के क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ओके, अब अगर सपोज, अब अगले केस में हमारे पास क्या गिवन था? अगले केस में ये गिवन था, इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन एट एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अब सपोज अगर एल अगर बहुत ज़्यादा हो, ये एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर एल को, अगर आर को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के की वैल्यू को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एंड क्यू एज इट इज़, क्यू ऐसे ही रहेगा, एल भी हमारा ऐसे रहेगा, आर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो एल स्क्वायर पावर 3/2 मीन्स ये एल क्यू बचने वाला है। यहाँ से कितना आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ओके, अगले पार्ट में क्या है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा और कितना मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, के चाहे तो हम के को यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एल के टर्म में। मीन्स फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना ना, तो मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे? डी को डिफ्रेंशिएट कर देने वाले हैं एल के टर्म में। मीन्स डी अपॉन डी एल, और इसको फिर 0 से इक्वेट कर देना है। ओके, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। अगर इस वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें एल के टर्म में, लेकिन अब लोग यहाँ पे ना डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो डिवीजन रूल लगाने से ना मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। एल का जो वैल्यू आने वाला ना, एल इक्वल टू हमारे पास r/√2 आ जाएगा। जब डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन वैसे भी रिंग की वजह से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही होता है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से एल का वैल्यू जो आ जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू रखने से, सिंप्लीफाई करने से एल इक्वल टू r/√2 आ जाएगा। अब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलने वाला है? एल इक्वल टू r/√2। तो इस वाले इक्वेशन में एल इक्वल टू r/√2 पुट कर देना है बस। एल इक्वल टू में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ई इक्वल टू आ जाने वाला है क्यू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। एल का वैल्यू कितना? r/√2, तो r/√2, लेकिन इसका स्क्वायरिंग, तो r²/2 प्लस r² पावर 3/2। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू में थोड़ा ये भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वैल्यू हमारे पास q/6√3 मिट, एल का वैल्यू यहाँ भी रहेगा ना, एल का वैल्यू एल r/√2 यहाँ भी आने वाला है। तो ये जो वैल्यू आने वाला है q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना, देखो ग्राफ तो सिंपल होगा। ग्राफ अगर मैं बोलूँ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, मतलब लोग बोल सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, बढ़ने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होने के बाद फिर जीरो की तरफ टेंड करेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस से ग्राफ। ओके।